अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसका लास्ट लेक्चर है आज। अल्कोहल्स और फिनॉल्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो है ईथर्स, इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी फंक्शनल ग्रुप। ईथर्स, ये लफ्ज़ तो हमने माजी में भी सुना है, लेकिन आज इसकी तफसील है। ईथर्स जो हैं ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में शुमार होते हैं। ये लिस्ट बनाते जाइएगा कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अल्कोहल था फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर ऑक्सीजन था, फिर उसके बाद फिनॉल था, अब ये तीसरा है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल फिगर होगी। इसके दाएँ बाएँ जो हैं दो अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे। ये आपको नज़र आ रहा है ROR डैश। तो ये R और R डैश जो है ये अल्काइल ग्रुप्स या अल्काइल रेडिकल्स हैं, और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्डेड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, डाईवैलेंट, तो 2 बॉन्ड्स बनाए ये अल्काइल ग्रुप रेडिकल के साथ, तो हम कहेंगे ये ईथर्स हो गए। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि व्हाट आर ईथर्स, तो ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कॉन्जॉइंट्स। कॉन्जॉइंट्स वो होते हैं जिसके अंदर एक ही चीज़ से 2 चीज़ें जुड़ी हुई हों। जैसे कंजंक्शन का भी पढ़ा हो इंग्लिश में। कंजंक्शन भी इसी तरह का एक जो है पार्ट ऑफ स्पीच है जो 2 चीज़ों को जोड़ता है मेरे ख्याल से। तो ये कॉन्जॉइंट्स, तो ये कॉन्जॉइंट्स जो है ये बॉन्ड्स को 2 तरफ से जोड़ दे ऑक्सीजन के, तो ये हो जाएंगे कॉन्जॉइंट्स। इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज़ बॉन्डेड टू अल्काइल और एरिल ग्रुप्स। अच्छा, ये लफ्ज़ 2-3 दफ़ा आ गया। कुछ स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, भाई बताते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आज बता ही देता हूँ। अल्काइल ग्रुप तो जो है होते हैं जिसके अंदर जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब हो। एरिल ग्रुप वो होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई ग्रुप लग जाए, यानी रिंग वाला, ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड वाला, जैसे फिनॉल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इस तरह के जब ग्रुप लग जाएंगे तो वो एरिल ग्रुप हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फिनाइल ग्रुप लग जाए, बेंजाइल ग्रुप लग जाए, आगे एग्जाम्पल्स आएंगी। अभी फ़िलहाल ये तजस्सुस के ये बताते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं कि ये लफ्ज़ आया था माजी में भी, एरिल ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं? तो ये भी जो है अल्काइल ग्रुप्स की तरह किसी के साथ अटैच होंगे तो मीनिंगफुल बनेंगे, वरना ये ग्रुप्स हैं यानी रेडिकल्स हैं, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं। हैविंग जर्नल फार्मूला CnH2n+2O। ये लिस्ट बनाते जाइएगा। एक जर्नल फार्मूला किन किन चीज़ों का क्या क्या है। अल्केन्स का CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n, अल्काइंस का CnH2n-2, अल्काइल हैलाइड्स का CnH2n+1X, अल्कोहल्स का CnH2n+1OH, या नोट करें जो बोलने जा रहा हूँ, अल्कोहल्स का CnH2n+1OH या और CnH2n+2O। H को भी उधर ले आए जिधर पहले H थे। तो अब आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, यानी लेक्चर के शुरू में ही दिमागी काम आ गया कि दिस इज़ द जर्नल फार्मूला सेम एज दैट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। डू यू रिमेंबर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स? एक OH वाला चेन कंपाउंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH हो, तो इसका और उसका फार्मूला दोनों का जर्नल फार्मूला सेम हो जाएगा अगर मैं अल्कोहल के जर्नल फार्मूले को एडजस्ट करूं। क्योंकि H को एक पीछे ले आऊँ तो +1 कितना हो गया? H 2 हो गए, तो CnH2n+2O। और अल्काइल ग्रुप भी है, उसका भी जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+1। तो ये तो हो गए ईथर्स, स्टार्टिंग हो गई। तो इस बुनियाद पे दे आर रिगार्डेड एज द अल्काइल ऑक्साइड्स और एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स। यानी इसको 2 तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि या तो ये अल्काइल ऑक्साइड्स हैं, अल्काइल तो ये हो गया अल्काइल, और ये हो गया ऑक्साइड, तो ये हो गया अल्काइल ऑक्साइड। तो अल्काइल ऑक्साइड्स और एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स, यानी अगर अल्कोहल में से पानी के अज्जा निकाल दें तो ये ईथर बन जाएगा। ये देखें सामने ज़रा जो लिखा हुआ है, ROH अल्कोहल होता है,
एक और ROH, यानी 2 मॉलिक्यूल हो जाएं अल्कोहल के तो ROH हो जाएगा। अब इस अल्कोहल में से H और OH पार्ट हटा दें, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? ROR। और ये कब हुआ? जब पानी निकल गया। तो इसलिए इसका एक और स्टाइल हो गया बोलने का एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स, यानी ये वो हैं जिनमें पानी के असरात, नमी, गीलापन, मॉइस्चर नहीं है, तो एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। इसमें एक चीज़ का आपको और जवाब मिलेगा, कोई लेक्चर मेरा तरीके से ले रहा है भाई तब उसको फ़ायदा है, वरना यहाँ आना जाना है। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था चैप्टर नंबर 6 में, किसी को याद आ रहा है? When metallic magnesium is treated with alkyl halide in the presence of dry ether, anhydrous ether, तो उस वक्त सर ने एक बात बोली थी कि अगले चैप्टर में आ रहा है ईथर, इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर रहा तो वो दिन है, संभालिएगा। इसलिए इसको बोलते हैं एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर, कि इसकी पैदाइश जब होती है तो इसके अंदर पानी के असरात नहीं होते हैं। तो फिर जब ये रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है या एरो के ऊपर लिखा जाता है तो लिखा जाता है ड्राई ईथर, एनहाइड्रस ईथर। तो ये वो हिस्ट्री थी जो वहाँ हमने खाली याद की थी या रटी थी, तो ये समझने वालों के लिए होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स को उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है क्लासिफिकेशन में। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ज़रा ख्याल रखिएगा, अल्कोहल्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। फिर मोनोहाइड्रिक को किस बुनियाद पे क्लासीफाई किया था? ऑन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज़ बॉन्डेड, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। लास्ट चैप्टर 6 में हमने अल्काइल हैलाइड्स को कैसे क्लासीफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बट ईथर्स आर नॉट क्लासीफाइड इन दैट मैनर। ईथर्स को इस बुनियाद पे क्लासीफाई किया जाएगा कि ईथर्स में जो R है, अल्काइल ग्रुप, वो एक जैसा है या मुख्तलिफ है, सिमिलर, अलाइक है या डिफरेंट है। जो O के दाएं बाएं 2 R हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल रेडिकल्स हैं, वो सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं, सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो ये हो जाएंगे सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, सिंपल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स। यानी अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, तो हो जाएगा वो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। ये देख लें भाई, ये एक एग्जाम्पल है, आप 2-3 एग्जाम्पल और दें। अब दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल है, सेम सेम, मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल सेम हो गए, तो हम क्या कहेंगे फिर? इसको डाई मिथाइल। नेमिंग आ रही है आगे, अभी मुख्तसर जो है देख लें। सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब दोनों तरफ आप इथाइल लगा दें, दोनों तरफ आप आइसोप्रोपाइल लगा दें, दोनों तरफ आप टर ब्यूटाइल लगा दें। कितनी एग्जाम्पल दी मैंने? सर आप दे दें। ये रहे भाई, मैं मुश्किल वाली एग्जाम्पल दे दी भाई। टर ब्यूटाइल है, ये टर ब्यूटाइल, ये भाई रिवीजन आपका काम है बच्चों। अब ये टर ब्यूटाइल एक जैसे, तो हम कहेंगे डाई टर ब्यूटाइल ईथर। दोनों तरफ आप C2H5 करते हैं तो डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ सीधे सीधे वाले 3-3 कार्बन लगा दें तो डाई एन प्रोपाइल ईथर। मेहनत वाली केमिस्ट्री है भाई ये, इसमें और इसमें फ़र्क है।
रिवीजन का अच्छा मौका उन बच्चों के लिए जिनको ये आइसो और ये एन वगैरह तंग कर रहा था, लेकिन एंडिंग है भाई। अब ये CH3 CH2 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 CH3, अब गौर से देखें जल्दी से, तो ये सिमिलर हैं एक जैसे, और क्या है दोनों, एन प्रोपाइल, तो इसका हो गया डाई एन प्रोपाइल ईथर। लेकिन अब ये जो है ये तो आइसो प्रोपाइल है, ये तो इसका नाम तो जो है भाई हाइड्रोजन नहीं लगाई मैंने, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। बॉटम लाइन क्या हुई कि ऑक्सीजन के साथ दोनों एक जैसे अल्काइल ग्रुप्स हों। लेकिन एक मुश्किल एग्जाम्पल इससे भी तगड़ी देने जा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, डाईफिनाइल ईथर। संभालते रहे भाई, केमिस्ट्री क्लास में फ्रेश होके आया करें। डाईफिनाइल ईथर, एरिल ग्रुप आ गया, एरिल ग्रुप, नहीं समझे? कैसा लगता है? सेम है दोनों, क्योंकि इसको आप चेक करें, ये C6H5 है, ये C6H5 है, फिनाइल। फिनाइल इज एरिल ग्रुप। अब देखें फिनाइल में OH लगा दें, फिनॉल, फिनाइल के ऊपर की डंडी हटा के H ले आए, बेंजीन। तो खेलेंगे तो जीतेंगे, केमिस्ट्री से खेलें रिलैक्स होकर नॉर्मल अंदाज में टाइम लगा के। तो ये हो गया डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल। डाई फिनाइल ईथर। और इस फिनाइल का उस फिनाइल से भी ताल्लुक़ है, अगर आपके घरों में आती हो फिनाइल, पूछिएगा अम्मी से, बहन से, फिनाइल, खुशबूदार फिनाइल। नॉलेज दे रहा हूँ, तफरी नहीं कर रहा भाई, मजाक ना लगे, करता हूँ ऐसी हरकत, नॉलेज इंशाल्लाह सही दूंगा। चलें भाई आगे बढ़ें। अनसिमेट्रिकल और मिक्स ईथर। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप जल्दी जल्दी दें क्योंकि अब आप माहिर हो गए माशाल्लाह। अब दोनों ग्रुप को बदल बदल के खेलें खुद ही, एक तरफ मिथाइल कर दें, एक तरफ इथाइल कर दें, एक तरफ इथाइल कर दें, एक तरफ आइसोप्रोपाइल कर दें, एक तरफ इथाइल कर दें, एक तरफ जो है आइसोब्यूटाइल कर दें, एक तरफ फिनाइल लगा दें, एक तरफ मिथाइल लगा दें, एक तरफ इथाइल लगा दें, एक तरफ फिनाइल लगा दें। जल्दी जल्दी भाई, 2 मिनट है मेरे पास। तो डिफरेंट या अनलाइक अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे तो अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बन जाएगा। अब जैसे ये इथाइल मिथाइल, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, नेमिंग आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ जाएगा क्योंकि अब दोनों अलग अलग हैं। दोनों मिथाइल थे तो डाई मिथाइल, डाई फॉर 2, दोनों इथाइल थे तो डाई, डाई इथाइल, डाई फॉर 2, दोनों फिनाइल थे तो डाई, डाई फिनाइल। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो हाउ टू नेम, नेमिंग आ रही है, लेकिन अच्छे दिमाग वाले पहले ही नेमिंग का भी जो है कुछ वजीफ़ा कर लें। इथाइल ई से है, मिथाइल एम से है। याद आ रहा है अल्केन अल्कीन अल्काइन में बहुत दिनों पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड, तो ई बिफोर एम। अब मिथाइल भी हो और प्रोपाइल भी हो, MnOP, M बिफोर P। ब्यूटाइल भी हो और मिथाइल भी हो तो B बिफोर M, ABCD EF GH IJKL MnOP। एक दो एग्जाम्पल मैं भी दे दूं क्या? आप कोशिश करेंगे बेटा तो कुछ पहुंचेंगे केमिस्ट्री में।
अब ये हो गया आपका CH3 CH CH3 CHO CH2 CH3। अब वो इथाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, तो इसका नाम हो गया इथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। समझे भाई? लेकिन इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको कि आपको याद है कि ये आइसोब्यूटाइल है, तब होगा, वरना ये तो भाई हर दिन नया है। और वो इथाइल है, तो इथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। सही है जनाब। तो ये था। अच्छा, फिनाइल वाली इसमें भी एग्जाम्पल दें। फिनाइल वाली वो एरिल ग्रुप, एक तरफ फिनाइल लगा दें, एक तरफ मिथाइल लगा दें, जल्दी करें सर। हम करें क्या करें भाई? ये लो, ये फिनाइल है, वो मिथाइल है। मिथाइल फिनाइल ईथर। सही है जनाब। और यही अगर लिखा हो C6H5 तो डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड डिसीव्ड बाय द टीचर। C6H5 इज इक्वल टू दिस रिंग हैविंग अ डैश। डैश का मतलब ये फिनाइल रेडिकल है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होता है, अटैच होकर मीनिंगफुल बनेगा, बट फिनाइल अकेला कोई कंपाउंड नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मुश्किल वक्त के लिए बता रहा हूँ, देख लें, इम्तिहान में अभी तक नहीं आया है, पुरानी बुक में भी था ये स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट या एंगुलर है। इसका स्ट्रक्चर बेंट या एंगुलर है। अगर आपको याद हो VSEPRT हमने किसी ज़िंदगी में पढ़ा था। VSEPRT बड़ी मशहूर थ्योरी होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। याद आया? उसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने बनाया था H2O। उसमें हमने एक और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था जिसमें एंगल्स बनते हैं। तो ये देखें CH3O CH3 यानी डाई मिथाइल ईथर का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एंगल आ रहा है 110.5। एक्चुअल जो टेट्राहेड्रल होता है उसका 109 पॉइंट एंगल होता है। लाइक मीथेन इथेन एक्सेट्रा, इफ़ यू रिमेंबर। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है, 109 पॉइंट मीथेन इथेन में पाया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं ना तो एंगल कम होता चला जाता है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एंगल कम होता चला जाता है। समझे बात को? जैसे वाटर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया था तो क्या हुआ था उसमें? H ये रहा, O ये रहा, H ये रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। H2O, इसमें भी O सेंटर में आ रहा है, लेकिन एंगल क्या था? 104.5। अमोनिया याद आ रहा है ना, H3, उसमें भी लोन पेयर आ गया था तो क्या हो गया था एंगल? 107। सर वक्त ज़ाया कर रहे हैं? नहीं भाई, वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इंशाल्लाह। यही बताना है कि ये एंगल आगे पीछे क्यों हो रहे हैं, सब में एक जैसे आ जाए 109 110 करके। ये कहानी है इलेक्ट्रॉन पेयर के धक्कों की और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शंस की। यहाँ पे गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, यानी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है, ये हाइड्रोकार्बन जो है, ये भी तो धक्का देगा एक दूसरे को। एक चीज़ ऐसी चीज़ हो रही है ना, अल्काइल अल्काइल, ये धक्का देंगे, इतना तो पता होगा। जैसा तैसे को धक्का भी देता है जब केमिस्ट्री में हो। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ी अभी तक। सही हो गया? तो अब ये जो है ना, यानी इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो रिपल्शन है उसके मुकाबले में इन दोनों अल्काइल पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है। तो नतीजा क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे कहेंगे दूर हटो, थोड़ा दूर दूर रहो। तो जब दूर दूर थोड़े हो जाएंगे तो ये 109 वाले
से बढ़कर 110 के करीब चला जाएगा, या 104 या 107 वाले से बढ़कर 110 की तरफ चला जाएगा। आ गया समझ में? तो आ गया, नहीं तो कभी हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें कि सर को पढ़ाना आ जाए या समझाना। हम तो नेचुरल बात बोलते हैं भाई। तो पढ़ ले भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर इज बेंट और एंगुलर और डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब जिसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से थोड़ा फर्क हो। सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर जैसा तकरीबन। अच्छा, अल्कोहल का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसी मंजर आ जाएगा। बना दो अल्कोहल का, CH3OH। केमिस्ट्री को रिलैक्स होकर देखें। अब देखें अल्कोहल में क्या होगा। अल्कोहल में जो है 109 एंगल आ जाएगा, 108 आ जाएगा, उससे ज़्यादा है। देख रहे हैं, उसमें 104 पॉइंट, इसमें 109 या 8 और उसमें 110। क्योंकि अब इसमें देखें, इसमें हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन है। देखिए ना, CH3OH, ये CH3O CH3। आ गई बात। इन विच ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज वाइल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डिपेंड्स। ये ख्याल है, ये ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, और इसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल बेंड या डिस्टॉर्टेड है। क्योंकि ये दोनों ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा मिथाइल हो, एक मिथाइल हो एक इथाइल हो, जो अभी हम कर रहे थे उसकी क्लासिफिकेशन, एक प्रोपाइल हो एक इथाइल हो, तो उसका धक्का भी तो आगे पीछे हो जाएगा ना। तो उसकी वजह से फिर हम स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में तक नहीं पढ़ेंगे कि हम सिमेट्रिकल की भी स्ट्रक्चर पढ़ें, अनसिमेट्रिकल, बहुत लंबी फिर बहस निकलेगी। सिर्फ ये आपको समझाना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन की है और कार्बन की बदलती रहेगी डिपेंडिंग के कौन सा अल्काइल ग्रुप वहाँ पे है। वाइल द हाइब्रिडेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर, देखा आ गया ना, ऑफ अल्काइल। मिथाइल है तो अलग है, इथाइल है तो अलग है, फिनाइल है तो अलग है। तो उसकी वजह से बस वर्डिंग लिख के हम बच जाएंगे, वरना ये बहुत लंबा जा सकता है ये, कि अगर फिनाइल आ जाता तो एंगल क्या हो जाता, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती, वगैरह वगैरह। तो ये मुश्किल वक्त के लिए मैंने बता दिया है। अगर इम्तिहान में आ जाइए तो ये 4 मार्क्स बुरे नहीं। ये वाली डायग्राम दाएं बाएं वाली जो बताई वो समझाने के लिए ये ज़रूर बनानी होगी, जो ईथर का स्ट्रक्चर है। चलें भाई, ये आगे बढ़ें। नॉमेनक्लेचर कुछ तो आपने सीख लिया, कुछ और सीख लें, फाइनल टचेस दे दें नेमिंग को। नॉमेनक्लेचर के लेक्चर एक जगह कर लीजिएगा भाई, एडिट कर करके। अल्केन के एक दिन हुआ था, अल्कीन अल्काइन का एक दिन हुआ था, अल्केन का एक दिन हुआ था, अल्कीन अल्काइन का एक दिन हुआ था। नो टेंशन, आप लेक्चर लेते रहें। अल्केन एक दिन, अल्कीन अल्काइन एक दिन, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड एक दिन, अमाइन एक दिन, अल्कोहल एक दिन, फिनॉल एक दिन। 6 हो गए, ये 7वां आया भाई, संभालते रहें। मैं चैप्टर 4 एक साथ पढ़ा देता, आपका दिमाग पक जाता कि सारा नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया एक सांस में। अब ये नॉमेनक्लेचर है ईथर्स का। अगर कॉमन नेमिंग हम ईथर को देंगे तो पीछे जितना गुजरा वो कॉमन नेमिंग थी, जिसमें वर्ड ईथर आएगा, जिसमें वर्ड ईथर आएगा जो पेरेंट का नाम करेगा, वर्ड ईथर आएगा जो पेरेंट का नाम करेगा, सही है। और जो रेडिकल्स आएंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो इसकी कॉमन नेमिंग आसान है, जल्दी से फारिग कर दें। पीछे वाली एग्जाम्पल ही ले देना, यहाँ पे जगह मैंने छोड़ी है वही एग्जाम्पल दे दें आप। जो पीछे अभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के जो है 4-5 स्ट्रक्चर हो यहाँ फिट कर दें। वो सारे कॉमन नेम तो ही दिए थे मैंने, जान नहीं छुड़ा रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, अपना नहीं भाई आपका। एक एग्जाम्पल दे दूँ, चले एक दे देता हूँ। ऑक्सीजन आ गई भाई, CH3 CH2 CH3, ये आ गया भाई CH2 CH3। इथाइल, ये इथाइल है, और ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, अब ये सेक ब्यूटाइल है। तो ये हो गया भाई सेक ब्यूटाइल ईथर। तो आप लोग नोट करते हैं, जब आप कहते हैं सर आप देते हैं एग्जाम्पल, तो मैं आपके देखो दिमाग से खेलता हूँ, फिर कुछ लोग बुरा मानते होंगे, फिर एक बदल के एग्जाम्पल दे दी। यही तो वर्सटिलिटी कि आपको समझ में आ रहा है या रट के एक जैसा, बस यही शक्ल। देखिए मैंने सेक ब्यूटाइल की प्रैक्टिस करा दी, उससे पीछे आइसो ब्यूटाइल की करा दी, उससे पीछे जो है
टर ब्यूटाइल की करा दी, देखा रिवीजन भी हो गया कि आइसो सेक और टर ब्यूटाइल में क्या फ़र्क होता है। फिनाइल वाली एक दे दें एग्जाम्पल, मैं फिनाइल वाली नहीं दे रहा हूँ, कुछ और दे रहा हूँ। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये आइसोप्रोपाइल है, वो एन प्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, ईथर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुमकिन है सोच रहे हो कि सर ये आप बीच बीच में कभी आइसो के आगे डैश लगा देते हैं, कभी जो है वो सेक के आगे, ये ऑप्शनल है। कॉमन नेमिंग के डैश ऑप्शनल हैं फॉर द सेक ऑफ डिवाइडिंग है कि ये आइसो एक शक्ल या एक स्ट्रक्चर है, इसमें इस डैश लगाने या ना लगाने का नंबर नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पे एन में लगाना ज़रूरी है, एन में लगाना ज़रूरी है। एन को जोड़ देंगे तो नप्रोपाइल, एन को पी के साथ जोड़ के पढ़ें नप्रोपाइल, ज़बान समझ में आ रही है, नप्रोपाइल है ना। तो वो जो यहाँ पे एन के साथ लगाना ज़रूरी है, एन के साथ लगाना ज़रूरी है। बाकी आइसो में ऑप्शनल था, सेक में ऑप्शनल था, टर में ऑप्शनल है, नियो में लगा दिया करें, वरना वो भी एक अजीब मीनिंगफुल लफ्ज़ बन जाएगा नियो के साथ अगर पूरा जोड़ देंगे। तो ये एक लाइट टोन में बात थी, लेकिन आप भी अगर केमिस्ट्री को नॉर्मल पढ़ें तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सर में दर्द नहीं होगा, ना गुस्सा आएगा। IUPAC एहतियात से देखिएगा भाई। IUPAC नेमिंग में ईथर्स को अल्कोक्सी अल्केन करके पुकारा जाएगा। अल्कोक्सी अल्केन यानी अल्केन्स के डेरिवेटिव के तौर पे इसको हम देखेंगे, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी, अब ये अल्कोक्सी क्या है? अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन, क्योंकि देखें दो तरफ था ना, आर ओ आर, ऐसा था ना ईथर, आर ओ आर। अब एक तरफ मैंने आर डैश क्यों लिखा था अगर आपको याद हो। अब इस आर डैश की हैसियत समझ में आएगी, जब दोनों ही आ रहे हैं तो डैश क्यों लगाया। अगर छोटे बड़े आर होंगे ना, तो जो बड़ा वाला आर होगा, यानी एक फ़र्ज़ करें मिथाइल और एक इथाइल है, तो पेरेंट छोटा हो नहीं सकता। इस बात को सही से साइड पे लिखें, एक मिथाइल हो रेडिकल और एक इथाइल हो, तो जो छोटा वाला रेडिकल हो ना वो होगा अल्कोक्सी के साथ, ताकि अल्केन जो पेरेंट बने वो बड़ा बने, यानी मिथॉक्सी इथेन। अगर आपने लिख दिया इथॉक्सी मीथेन, गलत, पेरेंट छोटा हो रहा है, मीथेन में एक कार्बन है, समझे। तो अल्कोक्सी शुड बी अ स्मॉलर रेडिकल, पेरेंट अल्केन शुड बी अ लार्जर पेरेंट नेम लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा। लेकिन अगर दोनों एक जैसे हों तो चॉइस आपकी होगी। मिथॉक्सी मीथेन ओके, दोनों मिथाइल मिथाइल थे। इथॉक्सी इथेन ओके, दोनों इथाइल इथाइल थे। जब डिफरेंट होंगे यानी कि अनसिमेट्रिकल मिक्स ईथर होंगे तो आपको ये अल्कोक्सी को छोटा, स्मॉलर, अगर कोई आप में से उर्दू समझता हो छोटा लिख दिया, और अल्केन बड़ा यानी पेरेंट लार्जर होना चाहिए। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके नाम ट्रिकी ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद है समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल देखें भाई एक दो, जैसे मिसाल के तौर पे इधर CH3 राइट पे लगा हुआ है, इधर CH2 CH3। तो अब ये जो ऑक्सी है ना, ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये जो दो कार्बन वाला पेरेंट बना बड़ा, ये हो जाएगा अल्केन, तो मिथॉक्सी इथेन। इतनी सी है बात। एक एग्जाम्पल आप खुद दें कि अगर दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल होते हैं तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाता है। एक एग्जाम्पल और दें,
कि CH3 के बजाय C2H5 दोनों तरफ होता तो इथॉक्सी ईथेन। ये होगा इसका अंदाज और तरीका। एक और एग्जाम्पल देख लें भाई। CH3 CH2 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 कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है और ऑक्सीजन की 2। अब गौर करें 1 2 3 कार्बन के साथ ये छोटा है तो ये हो गया इधर से आपका ये अल्कोक्सी, ठीक है, उसको फोकस करिएगा छोटा बड़ा। उधर 4 कार्बन वाला है तो ये हो गया पेरेंट। अब नाम पे आ जाए भाई तो ये हो गया प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि अल्कोक्सी है ना तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, बुटॉक्सी, लिस्ट बना लें साइड पे। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, बुटॉक्सी, तो इस बुनियाद पे इसका नाम बना प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। अब इसमें एक चीज़ बतानी ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर प्रोपॉक्सी 2 तरह से बन सकते हैं, एल्बो वाला भी तो बन सकता है ना भाई, 3 कार्बन आ गए ना, तो इसलिए इसको टीचर कहेगा कि 1 लगा के बताओ कि 1 प्रोपॉक्सी, कि पहले नंबर पे उस प्रोपॉक्सी का कार्बन लगा हुआ है। वरना इसी को अभी अगर एल्बो बनाऊंगा, अब बहस शुरू होगी कि सर 1 2 3 नहीं आता अल्कोक्सी में, आता है जब 3 कार्बन वाले से अल्कोक्सी आना शुरू हो जाए। इथॉक्सी में भूल से भी कभी जो है 1 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इथेन वाला 2 तरीके से बन नहीं सकता। मिथॉक्सी में कभी 1 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मिथाइल वाला मीथेन वाला 2 तरह से बन नहीं सकता। प्रोपॉक्सी से आना शुरू हुई बहस, डिबेट, तो ये 1 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं 2 प्रोपॉक्सी बना के दिखाने जा रहा हूँ। बन गया 2 प्रोपॉक्सी, बताएं 2 प्रोपॉक्सी बन गया, क्योंकि अब चेन बनानी पड़ जाएगी कि भाई ये चेन हुई, इसमें ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और उस बुनियाद पर। लेकिन अब ये मैं ब्रांच वाली एग्जाम्पल आपको अलग से दे दूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल ले लीजिएगा भाई, ये ले ली एग्जाम्पल जी, आ जाए भाई। अब ऑर्गेनाइज मैनर में लिखिएगा अलग से वो एग्जाम्पल जिसमें समझे कि ब्रांचेस बने, ईथर्स में ब्रांचेस बने। अब देखें इस स्ट्रक्चर को, हर कार्बन को 4 पूरा करना है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4, ऑक्सीजन के 2। सही है जी। इस स्ट्रक्चर को देखें, देख रहे हैं गौर से स्ट्रक्चर्स। इसमें लगाएं भाई हाइड्रोजन 3 2 2 3 3 2 3 हो गया जनाब। अब आ जाए इन दोनों एग्जाम्पल की नेमिंग पर। उसूल ये कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ईथर्स के IUPAC नेम के लिए। अगर ब्रांच्ड ईथर्स हों, ये ब्रांच ईथर्स हो गए, यानी जिसमें सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ रेडिकल्स नहीं हैं। पहले ये साइड पे लिख लेंगे ब्रांच ईथर्स कैसे कहलाएंगे, कि सीधा स्ट्रक्चर ना हो, टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे हों, तो आपको उसमें पहले नंबर पे चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट। अब ख्याल रहे आप अल्केन पढ़ चुके, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हाइड्राइड, चेन और नंबरिंग कार्बन पे जाती है। अब इसमें ऑक्सीजन पे से कूद के जंप करके आप दूसरी तरफ चेन बनाने नहीं जा सकते।
यानी आपको ऑक्सीजन की या तो इस तरफ रहते रहते एक लंबी चेन सेलेक्ट करनी है या उधर रहते रहते लंबी सिलेक्शन करनी है, कूदिएगा नहीं। एहतियात का ये एक ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें सेंटर है, तो इधर से लंबी चेन बन रही है, उधर से जंप करके लंबी चेन नहीं आएगी। अब ज़रा मेरे हिसाब से बनी ये 1 2 3, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये ऑक्सी अल्कोक्सी करीब हो जाए। यहाँ पे दोनों तरफ से सही हो जाते हैं क्योंकि दोनों जगह से आपका 2 पे आ जाएगा ये अल्कोक्सी। तो अब ये जो है आपकी बनी ब्रांच। अब ब्रांच का मतलब होगा वो छोटा यानी अल्कोक्सी। अब किस पे आया ये 2 पे आया, 2 पे आया और OCH3 क्या हुआ, मिथॉक्सी। तो ये नाम बना इसका 2 मिथॉक्सी। और टोटल कितने हैं, 3 प्रोपेन। सिंपल एज दैट। अब इस एग्जाम्पल को आप खुद ही डिस्टर्ब करके एक और एग्जाम्पल दें। इस वाले 3 को लंबा करके 4 करें, चाहे ऊपर से या नीचे से, आप पर छोड़ रहा हूँ। इस मकसद से ये बोल रहा हूँ, आप एग्जाम्पल देंगे 4 ऊपर से 1 बढ़ाएं या नीचे से बढ़ाएं, ताकि फिर एक तरफ से 1 सही लिखें उस पर और एक तरफ से 1 गलत लिखें। क्योंकि जिधर से ये O नज़दीक होगा वो 1 सही हो जाएगा और जिधर से O दूर होगा वो गलत हो जाएगा। यानी नंबरिंग ऑफ द चेन स्टार्ट फ्रॉम द एंड, फ्रॉम वेयर द टर्मिनल, फ्रॉम वेयर द अल्कोक्सी ग्रुप इज़ नियरर, द अल्कोक्सी ग्रुप इज़ नियरर। जिधर से अल्कोक्सी करीब नज़दीक हो किनारे से, अगर करीब नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। एक जैसा है तो ये तुक्का लग गया क्योंकि ये मुझे करना नहीं आया भले, और ये 1 कहीं से भी ले लिया। तो ये एग्जाम्पल आसान थी। इस पे आए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2। इसका मतलब है ये तो हो गया अल्कोक्सी छोटा, याद रखें बस, छोटा बड़ा। अब जो बचा उसमें चेन लंबी तरीन पकड़नी है, 1 2 3 4। अगर हर तरफ से बराबर हो तो स्ट्रेट चेन लें, अल्केन अल्कीन में बता चुका हूँ। और ये लाइन से 4 हो गए। अब अगर लाइन से 4 हो गए तो ऑक्सीजन के फ़ौरन पड़ोस में ही 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे एक नई चीज़ आने जा रही है, मिथाइल मिथाइल आने जा रहा है इन एडिशन टू अल्कोक्सी। नोट कर रहे हैं रूल्स कि अगर अल्कोक्सी ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप भी हो तो क्या करना है, तो क्या करना है। याद रहा मैंने क्या लिखा था, अल्कोक्सी अल्केन। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग अल्कोक्सी से होगी, एंडिंग अल्केन पे होगी। अगर अल्काइल रेडिकल भी आया तो दरमियान में आएगा। यदि याद है हेलो अल्केन, चैप्टर 6 हेलो अल्केन, यानी हेलोजिन से स्टार्ट होगा, अल्केन पे ख़त्म होगा। अगर वहाँ पे भी मिथाइल इथाइल आया बीच में लाना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात बताता हूँ, लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यार, हाथ उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हेलो अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, इस पे मैं काम करूँगा, आप हंसें या रोएं। अब 2 पे अगर आपने लिख दिया ना पहले मिथाइल, गलत हो गया, ये बता रहा हूँ। पहले 1 पे आया इथॉक्सी क्योंकि अल्कोक्सी। अब ये 2 2 डाईमिथाइल सैंडविच बनेगा, 2 2 डाईमिथाइल। कितने वाली चेन है भाई, 4 वाली। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। कोशिश जारी रखें आप भी, हम भी। यानी ये 2 जो है, अगर कोई बच्चा करता 2 2 डाईमिथाइल और फिर लिखता 1 इथॉक्सी, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर ये इधर उधर हो जाए, नाम तो सही है। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, पेरेंट आगे पीछे या कोई उसका जो है रेडिकल साइड चेन आगे पीछे हो जाए, गलत हो जाएगा। IUPAC सिस्टम मेरा नहीं है। सही है जनाब, 1 2 एग्जाम्पल और या काफ़ी है? तो 1 2 प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कभी सवाल भी पूछ लिया करेंगे सर इसका कोई असाइनमेंट ही दे दें। सही है जनाब। हाँ, एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है इशारे से, ऐसे ही मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे क्या पता भाई कि कैमरे के दूसरी तरफ क्या है, कि सर जो है इसमें 2 दफ़ा ऑक्सीजन नहीं आ सकती। आ सकती है। जैसे अल्कोहल में 2 दफ़ा आ जाए तो डाईओल होता है। अगर ऑक्सीजन 2 दफ़ा आ जाएगी तो आपको 2 अल्कोक्सी अलग करने पड़ेंगे, मिथॉक्सी इथॉक्सी, इस तरह। नहीं समझे?
शोषा छोड़ो, अगर हजम हो जाए तो कर लीजिएगा। मज़ेदार एग्जाम्पल है, लिख ले फिर। ये इधर से मिथॉक्सी हो गया, ये इधर से इथॉक्सी हो गया। रिलैक्स रिलैक्स, नो टेंशन। दरमियान में प्रोपेन हो गया, चेन हो गई ना 1 2 3। अब वो दिन बहुत काम आएगा कि छोटा बच्चा एक किनारे पे खड़ा, एक तरफ बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा शोर मचाएगा, मुझे चाहिए चॉकलेट, मुझे चाहिए स्वीट्स। मिथॉक्सी की तरफ से 1 लेंगे 2 लेंगे, इथॉक्सी की तरफ से 1 2 गलत हो जाएगा। लेकिन लिखने में E बिफोर M, 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, प्रोपेन। सही है ना? मज़ेदार है तो मज़ेदार है, बोरिंग है तो बोरिंग है। तो 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और शोषा एक और छोड़ दूं क्या? फिनॉक्सी। अब आप छोड़ दिया, अब आगे छोड़ा, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा। दरमियान वाले में H2 लिख लीजिएगा 3 दफ़ा, H2 सही है। इसका रूल क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा अल्कोक्सी ग्रुप होंगे तो उसके अंदर के हिस्से में जितनी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी उसको हम चेन बनाएंगे। छोटे अल्कोक्सी की तरफ से 1 2 3 लेंगे और नाम लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे और एंड उसी तरह होगा, अल्केन पेरेंट बनेगा। सही है। फिनॉक्सी OC6H5। अच्छा, 2 मेथड है इसके प्रिपरेशन के। इक्वेशन आ गई भाई, फिर से इस चैप्टर का एंड इक्वेशनों पर है। तकरीबन 15 मिनट का लेक्चर बाकी है भाई, हौसला कायम रखिएगा। डाईथाइल ईथर दैट इज़ इथॉक्सी इथेन। कोई अगर सवाल आया करें, नोट किया करें और फरमाइश कर दें कि सर कोई फ़लाँ तरह का एक लेक्चर कर दें, इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो कर देंगे। डाईथाइल ईथर जो है सबसे अहम ईथर है। साइड पे लिखें पहले MCQs के लिए, कि कभी कोई पूछ ले कि जो मोस्ट कॉमनली ईथर हम बोलते रहते हैं वो कौन सा है। हम बोलते हैं ना कि एनेस्थीसिया के तौर पे ईथर इस्तेमाल होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनाने में ईथर इस्तेमाल होता है, वर्ड सिंथेसिस में ईथर इस्तेमाल होता है। कौन सा मोस्ट कॉमन ईथर, यूजफुल ईथर इज डाईथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन। इसको 2 तरीक़ों से बनाया जा रहा है दुनिया में और ये तरीके बहुत आसान और पीछे आपको देखे हुए लगेंगे, तो जल्दी कीजिएगा। अच्छा, इसको हाईलाइट करें। जिस शख्स ने पहली मर्तबा दुनिया वालों को ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर या डाई इथाइल ईथर बना के बनाया था, उसका नाम था विलियमसन। तो इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो काइंडली एक चीज़ बोलूँ आपको, इस तरह के नाम एक जगह कर लीजिए, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मार्कोनी कोव्स रूल, डाउज मेथड, विलियमसन सिंथेसिस। क्योंकि जब ख़ास नामों से आता है ना तो स्टूडेंट कहते हैं ये कहाँ था। तो ये विलियमसन सिंथेसिस ये है कि अल्कोहल से बनाया है। अच्छा, इसका बॉटम लाइन ये है कि अल्कोहल से बनेगा। जैसे याद है डेफिनेशन, एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, यानी इसकी पैदाइश का मरकज़ अल्कोहल्स हैं। तो चेक कर लें जल्दी से। तो इसका तरीका है विलियमसन सिंथेसिस में ये होगा कि सोडियम मेटल लेंगे हम, सोडियम मेटल मशहूर ज़माना है, अल्कोहल ये रहा मशहूर ज़माना इथाइल अल्कोहल, जिसको सिर्फ अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या हुआ? अदल बदल। क्या हुआ? अदल बदल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। नज़र नहीं आ रही? आ रही है, वेरी गुड, हो गया। तो यहाँ पे ये सोडियम आया और हाइड्रोजन को हटाया। अब जो हाइड्रोजन हटेगी ये 2 की वजह से गैस बनकर लिबरेट होकर निकलेगी। तो ये नज़र आ रही है एरो, यानी ये गैस बनकर निकल गई हाइड्रोजन गैस, और ये आपके बन गया सोडियम इथॉक्साइड। सुना लग रहा है? फिनॉक्साइड एक आया था फिनॉल में, लेकिन रिवीजन करें बच्चों। सोडियम इथॉक्साइड। अब नज़र आ रही है इस पर माइनस प्लस क्यों लगाया है? ताकि आपको आसानी से 1 मिनट से भी अंदर में ये इक्वेशन फारिग हो जाए।
क्योंकि अब ये जो सोडियम इथॉक्साइड है इसको किसी अल्काइल हैलाइड के साथ आप ट्रीट करें और बनाएं ईथर, क्योंकि अब ये वाला प्लस, अभी मैं इसको ऊपर करवाऊंगा, लेकिन अभी बता क्या रहा हूँ कि ये 2 स्टेज रिएक्शन है। पहले ये सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, फिर इसको अल्काइल हैलाइड, चैप्टर 6 का नाम अल्काइल हैलाइड, उससे ट्रीट करेंगे तो उसका माइनस इसके प्लस को ले लेगा, इसका प्लस उसके माइनस को, और दोबारा क्योंकि अल्काइल हैलाइड में भी अल्काइल होगा, इसमें भी एक अल्काइल है। याद रहा बनाने क्या जा रहे हैं, डाई अल्काइल, डाई इथाइल इज डाई अल्काइल। तो एक अल्काइल निकला अल्कोहल में से, एक अल्काइल निकला अल्काइल हैलाइड में से, तो बना डाई अल्काइल। ट्राई टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। चलें भाई, आगे समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, फिर भी देख लें। ये देखें, ये जो सोडियम इथॉक्साइड फर्स्ट स्टेज में आई वो यहाँ, अब ये देखें क्या हुआ, देखा, ये पूरा जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने पकड़ लिया इस इलेक्ट्रोफाइल को, बना ईथर, बना ईथर। और ये जो इसका वीक न्यूक्लियोफाइल है उसने इस वीक इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ के बना दिया NaCl। मुख्तसर क्या हुआ कि विलियमसन सिंथेसिस यूजेस अल्कोहल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर, दैट इज इथॉक्सीथेन। It is 2-stage reaction. In the first stage, alcohol is treated with metallic sodium to give a strong nucleophilic sodium ethoxide, which on treating with alkyl halide to give ether. सही है जनाब। दूसरा है तरीका, ये तो उससे भी आसान है, देखें, खुद ही खुद देख लें। अगर हम एक्सेस में अल्कोहल लें तो अल्कोहल अपने वाटर पार्ट को एलिमिनेट करके निकाल देगा ईथर, और इससे आपको वो असल हैसियत पता चलेगी ईथर की कि ये एनहाइड्रस ईथर क्यों होता है। क्योंकि देखें CH3CH2OH, CH3CH2OH नजर आ रहा है, ये बीच में डॉटेड क्यों किया, ताकि अल्कोहल अपना वाटर पार्ट निकाल दे, और जब निकाल दे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला हिस्सा इस रिमेनिंग को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन वो रहा। और वही मशहूर ज़माना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग। तो यहाँ से जवाब मिला आपको, ब्रैकेट में यहाँ लिख लें ताकि कभी अब सवाल बने कोई प्रीलियम पेपर में कॉलेजों के या दोस्तों में, ये कि यार ड्राई ईथर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखने ब्रैकेट में ड्राई ईथर कि ये होता है, कहते हैं ये तो वही होता है। तो बस हमें पता नहीं था, किसी ने बताया है, क्योंकि देखें इसमें एलिमेंट्स ऑफ वाटर निकल गए, ये पानी निकला, जब पानी निकल गया तो इसका मतलब ये ड्राई होगा, जिस चीज़ में से निकल के जो चीज़ बचेगी वो खुश्क बनी ना, समझे कॉमन सेंस। तो ये इम्तिहान के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों, किसी को अगर मेरे इंपॉर्टेंट्स भी हाथ लग गए तो ये मैं बता चुका हूँ, इक्वेशंस पे पूरा जोर दें, थ्योरी और लर्निंग कम। यानी तकरीबन आपका 2/3 पेपर जो है वो इक्वेशन बेस्ड होगा सेकेंड ईयर का, मेक इट वेरी क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ईथर जो है एक बहुत ही सुस्त किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके आपको रिएक्शन सिर्फ एक मिलेगा पूरी बुक में भी और दुनिया में भी, कि बहुत मुश्किल से रिएक्शन पर आमाद होता है। रीज़न ये है कि इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बाकियों को अपने दरमियान आने नहीं देती। मुख्तसर बता रहा हूँ कि ईथर्स आर लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, लेकिन इनके सामने अगर एक तगड़ा तेज़ाब ले आएँ, ख़तरनाक कॉन्सनट्रेटेड एसिड ले आएँ, तो ये थोड़ा सा हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं और रिएक्शन पे आमादा हो जाते हैं, वरना बेसिकली ये इनर्ट हो जाएंगे और कहेंगे करवा लो रिएक्शन मुझसे। यकीन नहीं आ रहा, देख लें भाई। ईथर्स आर लेस रिएक्टिव देन अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अल्कोहल कितना रिएक्टिव था, लाइन लगी हुई थी रिएक्शंस की, चेक कर लीजिए जाके। फिनॉल कितना रिएक्टिव था, लाइन लगी हुई थी। अल्काइल हैलाइड जाके देख लें, लाइन लगी हुई थी। अमाइंस देख लें, लाइन लगी हुई थी। लेकिन ये अनलाइक बाकी फंक्शनल ग्रुप से बहुत कम है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, यानी अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीजन, ये ढीठ है, क्योंकि ये
बॉन्ड टूटते हैं तो अगले बॉन्ड बनते हैं, उसी को रिएक्शन कहते हैं ना बेटा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे भी जो है थोड़ा रुकावट डालता है, और न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी इस पर हमला करे वो कहता है कि इनर्ट, सिर्फ एक चीज़ इस पर मजबूर करेगी और वो होगी इंतहाई तेज़ाब लाओ, यानी या तो सल्फ्यूरिक एसिड ले आओ इसके ऊपर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं लाइएगा, उसका तीसरा रैंक है भाई विक्ट्री स्टैंड पर। इनऑर्गेनिक की भी एक बात बता दी। तो अब ये देखें ईथर के सामने आया एक कॉन्सेंट्रेटेड ख़तरनाक तेज़ाब। सर ऐसा क्यों बना रहे हैं? ताकि इसमें से ये जो इसका H पार्ट है वो इसके साथ चला जाए इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है कि ये माइनस है, तो माइनस जो है प्लस को खींचता है। सल्फ्यूरिक एसिड का H पार्ट जो है ये प्रोटॉनिक है, तो क्या मतलब हुआ, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, यानी लुईस एसिड बन जाएगा। याद है लुईस एसिड की डेफिनेशन? डाईथाइल ईथर रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ये करेक्शन करें भाई, हाइड्रोजन सल्फेट करेक्शन है भाई, हाइड्रोजन सल्फेट। कि जब ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन और अपने तौर पे एक बनाता है आयन, और वो आयन बना देता है सॉल्ट, यानी डिसोसिएट भी होता है बड़ी मुश्किल से, आयनिक अंदाज में जाता है। ये देखें H इसके साथ आगे चिमट गया तो ये तो आयन बन गया, और HSO4 पार्ट जो है इसको अलहदा नहीं करवा पाया, वो उसके साथ आगे लग गया है। ये देखें, कुछ समझ रहे क्या हो रहा है? यानी ये सॉल्ट बन रहा है, प्लस माइनस, ये प्लस चार्ज इसके ऊपर है, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर है। NaCl में Na पे प्लस हो, Cl पे माइनस हो, तो आप कहते हैं सॉल्ट बन गया। तो ये देखें ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। ये कैसे? क्योंकि इसका जो ऑक्सीनियम आयन है इसने हाइड्रोजन सल्फेट या अगले में HCl के साथ क्लोराइड ले लीजिएगा, तो क्लोराइड के साथ बना दिया सॉल्ट। अब ज़रा वायरस का एंटीवायरस अपडेट कर लें बच्चों, डायज़ोनियम सॉल्ट अलग होता है, वो अलग चीज़ है। करीब करीब के नाम जो है ना ये आपको तंग ना करें, याद आ रहा है, वो अलग चैप्टर का नाम है। ये ऑक्सोनियम है। ऑक्सोनियम जो होता है एक ऐसा ऑक्सीजन जो तीन तरफ से सराउंडेड हो और पॉजिटिवली चार्ज हो। साइड पे लिख लें, कभी कोई पूछ ले मुश्किल वक्त में कि सर जब बात बड़ा बढ़ते हो क्या, वो बताते हैं। तो ऑक्सोनियम आयन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन in which oxygen is bonded with 3 atoms or group of atoms। एक कार्बोनियम आयन आया था कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, कार्बोकैटायन, याद आ रहा है? कार्बोनियम कार्बोकैटायन। रिवीजन आवर्स मुकर्रर करें बेटा, वरना हम तो जो है पढ़ाते रहेंगे, चले जाएंगे, आप रह जाएंगे। तो ये बन गया ऑक्सोनियम, देखें तीन तरफ से जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सोनियम, पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बोकैटायन और कार्बोनियम। लिस्ट बना लें एक जगह, कार्बोनियम और कार्बोकैटायन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बॉन्डेड विथ 3, ऑक्सोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ 3। ये डुप्लीकेट इक्वेशन है, खुद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी मैंने कहा कि दो एसिड मजबूत तरीन ले सकते हैं आप, या तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एरो पे H+ इसलिए लिखा हुआ है कि एसिड्स जो हैं वो अपना ये H वाला हिस्सा देंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो इसमें भी यही हुआ कि इसमें H के ऊपर प्लस है और Cl पे माइनस है, तो ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा था इसने ये एक्सेप्ट कर लिया यहाँ से, तो ये आया और Cl वाला पार्ट इसके साथ चला गया। नज़र आया आपको? तो ये हो गया ऑक्सोनियम सॉल्ट या ऑक्सोनियम आयन वाला सॉल्ट। अच्छा, एक MCQs के लिए एक नीचे लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ लीजिएगा जो MCQs के भी शौकीन है। अच्छा, अगर आप में से किसी को पता चला, हमने MCQs के लिए भी एक स्कीम शुरू की हुई है, अगर कोई आपका जानने वाला फर्स्ट ईयर में, वन करीब सेकेंड ईयर में आने वाली है, अगर आप जो है वो मुझे हौसला दे देते हैं थोड़ा। ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ ईथर रिमेन्स स्टेबल, कि ये स्टेबल उस वक्त है अगर कंसनट्रेटेड एसिड इस्तेमाल होगा, डाइल्यूट होगा तो रिवर्ट हो जाएगा रिएक्शन, अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा और ईथर रीफॉर्म हो जाएगा।
रिवर्सेबल हो जाएगा और सारी मेहनत, सारा टाइम, सारा पैसा सब ज़ाया हो जाएगा उस केमिस्ट का या उस स्टूडेंट का। तो ये बारीकी MCQs के लिए कि दिस रिएक्शन ऑफ ईथर, द ओनली रिएक्शन ऑफ ईथर, the only one chemical reaction or chemical reactivity of ether is valid and valid only and only if concentrated strong acid is used. If you use dilute or water based acid, यानी dilute acid लिया तो ether will be reformed, revert हो जाएगा ये reaction और ये जो आगे salt और वो बना है वो नहीं बनेगा, या बनेगा टेम्परेरी और अनस्टेबल होगा, लौट जाएगा वापस अपने असल को, यानी ईथर वापस आ जाएगा। अच्छा 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे। कुछ स्टूडेंट बड़ी फरमाइश करते हैं, नहीं करते हैं, मैं अपने तौर पे एक काम कर दूं कि सर इसमें हमने अल्कोहल फिनॉल पढ़ा, दोनों में OH था, तो इन दोनों का कोई डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा? तो इस पर थोड़ा अगर मुझे आप लोग 2 मिनट नागवार ना गुजरे, मैंने ये चैप्टर ईथर पे ख़त्म है, मैं एक चीज़ करा रहा हूँ और वो सिलेबस में है, मैं इसको अलग सेपरेट इसलिए क्या ताकि आप इसको अलग अटेंशन दें। इसको केमिकल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि अल्कोहल भी OH ग्रुप वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिनॉल भी। अगर आपके सामने इसकी टेस्टिंग आ जाए, आइडेंटिफिकेशन आ जाए लैब में, इंडस्ट्री में, तो कैसे हम शनाख्त करेंगे कि इस बोतल में, इस बर्तन में अल्कोहल है और इस बोतल में, इस बर्तन में फ़िनॉल है, उसका टैग, उसकी चिट खो गई है या गुम हो गई है और केमिकल हज़ारों लाखों रुपए का है, तो कहेंगे कि जाके इसको बहा दो, दूसरा बना लेते हैं, नाम खो गया तो क्या हुआ? तो एक टेस्ट होगा 100 रुपये का कि वो कर लो तो कहो कि यार पता चल गया ये अल्कोहल है, इस पर चिट लगा दो, ये फ़िनॉल है। तो ये टेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं, अगर याद हो अल्कोहल की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ईस्टरिफिकेशन, तो ये तो रिवीजन है, बस उस जगह जाके लिख लीजिए कि ईस्टर टेस्ट जो है वो भीनी भीनी खुशबू निकलती है पाइन एप्पल जैसी। अगर आपने फ्रेश पाइन एप्पल कभी खोला हो, नसीब से जिस मुल्क में भी आप, तो फ्रेश पाइन एप्पल की एक बड़ी अल्लाह ताला की शान है, खूबसूरत सी जो है फ्रूटी स्मेल आती है, दैट इज़ द रिचनेस ऑफ ईस्टर। अगर ये समझ में आया तो ये ईस्टर टेस्ट है कि जहाँ पे आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, वहाँ पे वो भीनी खुशबू पैदा होगी जो कि प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप को भी बताएगी और ईस्टर को भी। दी एंड हो गया ये भी। और देखें ऑन द अदर हैंड फिनॉल्स डू नॉट, फिनॉल्स को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लाएंगे तो रिपल्शन आएगी, यानी ईस्टरिफिकेशन या ईस्टर की स्मेल या फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी। अच्छा ये टेस्ट भी शायद आप लोगों ने किया हुआ है, सोडियम मेटल टेस्ट। जब हम यूँ पढ़ रहे थे कि फिनॉल्स अल्कोहल्स की बेसिसिटी या एसिडिटी रिएक्शन से शुरू में मैंने बताया था, ये वो इक्वेशन है, गौर से देखें। अल्कोहल, सोडियम मेटल, नज़र आ रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन का लिबरेट होना, तो ये वो टेस्टिंग है जो अल्कोहल से होगी टेस्ट। ये देखें, इसको एफरवेसेंस टेस्ट कहते हैं, यानी जहाँ पे ये रिएक्शन आप करवा रहे होंगे सोडियम मेटल के साथ, वहाँ पे झाग बनेगा उस सॉल्यूशन में, एफरवेसेंस आएगा, छाल बनेगी उस सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे पता चलेगा कि ये अल्कोहल है। क्योंकि अगर अल्कोहल वाली कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, उसको शेक करें, उसमें झाग आता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा तो नहीं है, अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है और वो एक अच्छा अमल नहीं है, मुख्तसर बता के जा रहा हूँ। तो ये एफरवेसेंस उस चीज़ का भी सबूत है कि जो अल्कोहल की नसों में था ना, वो निकाला उसने, वो झाग, वो खुमार, वो गुबार, अगर ये उर्दू थोड़ी समझ में आ रही है। तो ये इथाइल अल्कोहल का या अल्कोहल का एक और टेस्ट है कि एफरवेसेंस, यानी वो झाग या गुबार बनेगा उस सॉल्यूशन के ऊपर जो कि अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को शो करेगा। फिनॉल्स को कैसे हम परखें अपने बर्तन में कि फिनॉल्स हैं इस बर्तन में? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसको स्टेरिक लगा लीजिएगा, ढांचा बना लीजिएगा इस पर कोई, क्योंकि ये मुश्किल टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, अगर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का एक्वियस फिनॉल के साथ, याद है ना फिनॉल रिंग में भी बनाया था मैंने, कार्बोलिक एसिड जिसको कहते हैं, और C6H5 करके भी बना सकते हैं OH के साथ, तो ये फिनॉल है। फिनॉल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो ये जो है जब हम मिलाते हैं तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स, अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी फॉर दैट, कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो हैव IUPAC नॉमेनक्लेचर।
इंशाल्लाह वी विल सी इन दिस सेकेंड ईयर चैप्टर 2। कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं मेटल्स के, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स को। जैसे आयरन इज़ अ ट्रांजिशन मेटल। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ जाएगा, मुख्तसर भी बता रहा हूँ, ये पूरा एक लेक्चर ले जाएगा मेरा 1 घंटे का, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं कि किस तरह इनको नाम दिया जाता है। यानी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस मेड बाय ट्रांजिशन मेटल्स, कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लिखा हुआ है ना, फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स, चैप्टर 2। अब इसमें होता क्या है, जब ये हम रिएक्शन करते हैं, वो सॉल्यूशन जो है ना वो वायलेट या पर्पल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मूव हो जाता है, जो ओरिजिनली इस कलर का नहीं होता है। यानी उसका चेंज ऑफ कलर जो है वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि फ़िनॉल डाला गया था इस बर्तन में फेरिक क्लोराइड के टेस्ट के साथ। जबकि अल्कोहल के साथ ये करेंगे तो नो वायलेट और पर्पल टेक्सचर विल अपीयर, यानी अल्कोहल फेल हो जाएगा इस फेरिक क्लोराइड टेस्ट में। आखिरी है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और ये हम कर चुके हैं, सर बता भी चुके हैं, आज ऑर्गेनाइज तरीके से बता रहे हैं। जिस दिन मैं करा रहा था फ़िनॉल, मैंने कहा था देखिए ब्रोमीन का ये जो टेस्ट है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बिटवीन फ़िनॉल एंड अल्कोहल। फ़िनॉल का ताज कोई उठा के ले गया भाई, ध्यान से OH लगा लीजिएगा, वरना ये फ़िनाइल था। OH लगा लीजिएगा, वरना ये फ़िनाइल था। तो फ़िनॉल रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ट्राईब्रोमोफिनॉल। डू यू रिमेंबर ट्राईब्रोमोफिनॉल? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ऑल्टरनेट 3 दफ़ा आ जाए ब्रोमो, तो दैट इज़ ट्राईब्रोमोफिनॉल। ये जो आएगा तो ये टेस्ट करवाएगा कि फ़िनॉल की प्रेजेंस है, क्योंकि अगर आपकी याददाश्त अच्छी है माशाल्लाह, और होगी यकीनन, साइंस के स्टूडेंट हैं, कि अल्कोहल्स ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर या हैलोजेंस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो होप ये लेक्चर आपको कुछ फ़ायदा दे रहा होगा, कुछ फीडबैक दे दिया करें। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अब एक इनऑर्गेनिक के टाइम में मुलाकात होगी, इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।